कलेक्टर बनना है, आईएएस का एग्ज़ाम निकालना है, यूपीएससी का एग्ज़ाम निकालना है भाई, बड़े पद पर जाना है ना भाई, तो अंधी पढ़ाई करने पे नौकरी नहीं लगने वाली। अंधी पढ़ाई करने में ना भाई कलेक्टर नहीं बनने वाले। सबसे पहले भाई पुराने साल के जो पेपर्स हैं ना भाई, सबसे पहले उनको समझना पड़ेगा और उनका सही तरीके से एनालिसिस करना पड़ेगा। उसके बाद फिर बेसिक से वो उठाना, एम लक्ष्मीकांत और ये और वो ज़माने भर की। तुमने जब पिछले साल के पेपर का एनालाइज ही नहीं किया, तुम कहाँ से यूपीएससी निकालोगे भाई। इसलिए सबसे पहले भाई मैं तुमको पिछले साल के पेपर के जो यूपीएससी में प्रश्न पूछे गए हैं उसका हम हर एक चीज़ का एनालिसिस निकालेंगे और बारीकी से समझेंगे कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, इनका उत्तर कैसे देना है, पूरा एनालिसिस और किस तरीके से सिलेबस कवर करना है भाई। और ये सब जब पिछले साल के पेपर्स हमारे कंप्लीट करके हो जाएंगे, उसके बाद फिर हम मेन बुक्स में जाएंगे भाई, तो हमारी बहुत शानदार तैयारी होगी, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैं आप लोग को आज क्या बताने वाला हूँ, तो समझिए। जो यूपीएससी की परीक्षा है, हमारी यूपीएससी की जो परीक्षा है उसका 2025 का पेपर है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, ठीक है ना। और ये सामान्य अध्ययन 4, नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि, मतलब कि जो एक कलेक्टर होता है, जो आईएएस अधिकारी होता है, जो एसपी होता है, उसके अंदर ईमानदारी कितनी होना चाहिए, उसके नैतिक मूल्य क्या होना चाहिए और वो गरीब जनता किस तरीके से भला कर सकता है, उससे आधारित यहाँ पर केस स्टडीज़ और प्रश्न वगैरह यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो ठीक है भाई, तो इस वीडियो में हमने बहुत सारे प्रश्न पुराने वीडियो में देख चुके थे। इस वीडियो में हम कौन से प्रश्न देखने वाले हैं बारीकी से समझाऊंगा भाई मैं आपको। वीडियो भले लंबे होंगे तो लेकिन मैं डेप्थ में जाकर के समझाऊंगा, क्योंकि जो मेरे वीडियो देख रहा है मेरे को उनको 100% मूल्य देना है भाई, ठीक है ना। और हिंदी मीडियम में समझाऊंगा, है ना, बारीकी से भाई। मैं आपको कलेक्टर बना करके रहूँगा, ठीक है ना भाई। तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 11 है, ये केस स्टडी यहाँ पर हमको पढ़ना है। तो केस स्टडी आप पढ़ सकते हो। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम। महात्मा गांधी जी ने एक कार्य के नाम से कार्यक्रम निकला था, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, MGNRIGA को पहले राष्ट्रीय ग्रामीण योजना, है ना, NRIGA के रूप में जाना जाता था। यह एक भारतीय समाज कल्याण कार्यक्रम है, मतलब पूरे भारत देश का कल्याण होना चाहिए कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य संविधान में दिए गए काम करने का अधिकार, जितने भी लोग बेरोजगार हैं, जितने भी लोग घर में खाली बैठे हैं, उन लोग को काम मिल सके, उन लोग को रोजगार मिल सके, तो काम करने का अधिकार के प्रावधानों को पूरा करना है कि हर व्यक्ति को काम मिलना चाहिए। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ग्रामीण रोजगार क्षेत्र के अंतर्गत 2006 में मनरेगा शुरू हुआ। इसमें जॉब कार्ड मिलता था और भाई इससे लोग बाग क्या करते थे, गांव के गरीब लोग को भाई जो घर में खाली बैठे होते थे, जिनके पास काम नहीं होता था, उनको काम दिया जाता था। तो अब समझो, कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को मजदूरी रोजगार की कानूनी गारंटी देना है। जो गरीब मजदूर लोग हैं भाई, उन लोग को काम मिलना चाहिए। अधिकतम प्रतिवर्ष 100 दिनों की सीमा के अधीन, 100 दिन मतलब कि साल में उनको 100 दिन काम देना सरकार का कर्तव्य है। अकुशल शारीरिक श्रम कार्य के लिए तैयार है। जो लोग ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं उन लोग को भी काम दिया जाएगा और शारीरिक श्रम वाला काम दिया जाएगा। प्रत्येक ग्रामीण परिवार को इस योजना के अंतर्गत पंजीकरण कराने का अधिकार है, ठीक है ना, कि भाई जितने भी ग्रामीण और जो गरीब परिवार है वो इस योजना के अंतर्गत मनरेगा में नौकरी ले सकते हैं। जॉब कार्ड पंजीकृत को जारी किया जाता है, जिसका पंजीयन हो जाएगा उसको जॉब कार्ड मिलेगा। जॉब कार्ड धारक रोजगार की तलाश कर सकता है, जिसको जॉब कार्ड मिल गया तो वो रोजगार के लिए 100 दिन काम कर सकता है। राज्य सरकार परिवारों को प्रतिपूरक दैनिक बेरोजगारी भत्ते के रूप में पहले 30 दिनों के लिए न्यूनतम मजदूरी का 25% और वर्ष की शेष अवधि के लिए मजदूरी का भुगतान करेगी। राज्य सरकार जो रहेगी, अगर इनको काम नहीं मिल पा रहा है और ये घर में दैनिक बेरोजगार बैठे हैं तो उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा 25%, है ना, ठीक है ना, और शेष अवधि के लिए मजदूरी का भुगतान करेगी। विभिन्न ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा का कार्य कराया गया। अब यहाँ देखो, आपको एक जिले का प्रभारी प्रशासक नियुक्त किया गया। अब आपको एक जिले का कलेक्टर बना दिया गया है। आपको विभिन्न ग्राम पंचायतों द्वारा किए जा रहे मनरेगा कार्य की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है, ठीक है ना। आपको जिम्मेदारी दी गई है कि ग्राम पंचायत में जितने भी प्रकार के मनरेगा काम हो रहे हैं उनके बारे में आपको देख रेख करना है। आपको सभी मनरेगा कार्यों की तकनीकी मंजूरी देने का अधिकार भी दिया गया है, ठीक है ना।
आपके अधिकार क्षेत्र में एक पंचायत में आपने देखा, ठीक है, अब आपका जो पंचायत क्षेत्र है, एक पंचायत में आपने देखा कि पूर्ववर्ती कार्यक्रम का निम्न प्रकार से कुप्रबंधन किया गया, मतलब घपलाबाजी की गई एक ग्राम पंचायत में, ठीक है, और आपकी जॉब और आप है ना क्या घपलाबाजी की गई। देखो, वास्तविक नौकरी चाहने वालों को धन वितरित नहीं किया गया, जिनको सच में नौकरी की ज़रूरत थी उनको भाई पैसा नहीं दिया गया, उनको पेमेंट नहीं दिया गया, उन गरीबों को। दूसरा, मज़दूरों की मास्टर रोल का ठीक से रखरखाव नहीं किया गया, मज़दूरों की जो मास्टर रोल थी उसको ढंग से रखरखाव नहीं करा। तीसरा, उस ग्राम पंचायत में और क्या घपलाबाजी किया गया, किए गए कार्य और किए गए भुगतान के बीच बेमेल है, मतलब कि काम करवाए उनने 50 दिन का, है ना, और पेमेंट निकला ली उन लोगों ने 100 दिन की, है ना, 50 दिन का मजदूरों में बांट दिए और बाकी पैसा खा गए उन लोगों ने, है ना। अगला, फर्जी व्यक्तियों को भुगतान किया गया, जो व्यक्ति काम करने गए ही नहीं है उसके नाम पर जॉब कार्ड बना लिए और उसका नाम का पैसा निकला करके घपलाबाजी कर लिया गया, ठीक है ना। अगला, व्यक्ति की आवश्यकता को देखे बिना जॉब कार्ड दिया गया, इंसान को ज़रूरत ही नहीं है लेकिन ज़बरदस्ती उसको जॉब कार्ड दे दिया गया ताकि घपलाबाजी की जा सके। नीतियों का कुप्रबंधन तथा निधियों की कुछ हद तक हेराफेरी हुई है, जो पैसे सरकार ने दी थी, है ना, गरीब मजदूरों के लिए, उसकी हेराफेरी कर ली गई है। ये हर पंचायत में होता है, आपने देखी हो ना। ऐसे स्वीकृत कार्य जो कभी अस्तित्व में ही नहीं थे और ऐसे काम स्वीकृत करवा लिए गए जो अस्तित्व में ही नहीं थे, ठीक है ना। अब तुमने देखे भाई ऐसी कंडीशन यहाँ पर बनी है। अब यहाँ पर प्रश्न देखो, प्रश्न पूछा जा रहा है, उपरोक्त स्थिति पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। अब आप कलेक्टर हो भाई और आपके सामने ये पूरी पिक्चर निकल करके आ गई है कि इस तरीके से घपलाबाजी हुई है, अब आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, तथा आप इस क्षेत्र में मनरेगा कार्यक्रम का समूची संचालन के लिए कैसे बहाल करेंगे, क्या कर सकते हो। दूसरा, ऊपर सूचीबद्ध विभिन्न मुद्दों को हल करने के लिए आप क्या कार्रवाई करोगे। अब तुम क्या कार्रवाई करोगे भाई, तुम कलेक्टर बन चुके हो और इस स्थिति से आप कैसे निपटोगे, आपको 250 शब्दों में उत्तर देना है, ठीक है ना भाई। इसलिए इस प्रकार के प्रश्न केस स्टडी यहाँ पर पूछी जाती है, ठीक है ना। एक जगह भ्रष्टाचार हो रहा, घपलाबाजी हो रही है, इसके लिए अब हम क्या कर सकते हैं। तो चलिए इसका हम सटीक उत्तर देखेंगे। तो देखो दोस्तों, अब इसका हम यहाँ पर सटीक उत्तर यहाँ पर हम समझने वाले, इसका सटीक उत्तर देखो ना। तो ये जो प्रश्न है ना, यूपीएससी जीएस का जो 4 पेपर होता है, एथिक्स, है ना, नैतिकता, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि की एक क्लासिकल केस स्टडी है। एक जिम्मेदार प्रशासक के रूप में आपका उत्तर नैतिक मूल्य, मतलब कि ईमानदार नैतिक मूल्य और प्रशासनिक सुधारों का मिश्रण होना चाहिए। आपके अंदर नैतिक मूल्य भी झलकना चाहिए और आपको प्रशासनिक रूप से सुधार भी लेकर के आना है। तो देखो, अब यहाँ पर आपको सटीक उत्तर दिया गया है 250 शब्दों का, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले चीज़ का उत्तर, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम मनरेगा में सुधार। स्थिति का विश्लेषण, यह मामला गंभीर भ्रष्टाचार, पैसों की हेराफेरी, वित्तीय कुप्रबंधन, जो पैसा आ रहा है उसको ढंग से मैनेजमेंट नहीं किया गया, और लोक सेवा के प्रति समर्पण की कमी को दर्शाता है कि जो ग्राम पंचायत के अधिकारी है वो समर्पित नहीं है लोगों की सेवा करने के लिए। जिला प्रशासक के रूप में मेरी प्रतिक्रिया 0 टॉलरेंस, शून्य सहनशीलता। भाई मैं इन ग्राम पंचायत के अधिकारियों को माफ़ नहीं करूँगा, इनके प्रति मैं सहनशील नहीं रहूँगा, इनकी तो मैं बाट लगाऊँगा, है ना, क्योंकि यह गरीब नागरिकों के काम के अधिकार का उल्लंघन है। जो बेचारे गरीब नागरिकों को काम दिया जाना चाहिए, पंचायत ने उसका उल्लंघन की है, इसलिए भाई मैं 0 टॉलरेंस नीति का पालन करूँगा और उन सब की बाट लगाऊँगा। देखो, स्थिति पर प्रतिक्रिया और संचालन की बहाली, मेरी प्रतिक्रिया संतुलित और परिणाममुखी होगी। संचालन बहाल करने के लिए मैं निम्नलिखित कदम उठाऊंगा। अब देखो मैं कौन कौन से कदम उठाने वाला हूँ। पहला, जवाबदेही तय करना। कुप्रबंधन के लिए जिम्मेदार अधिकारी, चाहे वो सचिव हो या पंच हो या सरपंच हो या जितने भी धांधलाई किया है ना, कुप्रबंधन के लिए जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारियों की पहचान करूंगा। सामाजिक अंकेक्षण, ग्राम सभा के माध्यम से पूरे गांव वालों को इकट्ठा करूंगा और कार्यों का सत्यापन करूंगा ताकि जनता का विश्वास बहाल हो सके, और गांव वालों को बताऊंगा फिर बैठक लेकर के कि देखो इस तरीके से धांधलाई की जा रही है, तुम लोग जागरूक बनो और कोई भी बात हो तो मेरे पास लाके शिकायत करो। अब समाधान है तो कार्रवाई। अब कार्रवाई देखो यहाँ पर क्या किया जाएगा। मास्टर रोल और भुगतान, मास्टर रोल का डिजिटलीकरण और आधार सक्षम भुगतान प्रणाली अनिवार्य करना कि आधार के माध्यम से
आधार कार्ड हर इंसान का एक ही होता है, उसके माध्यम से भुगतान किया जाएगा, जिससे फर्जी लाभार्थी और बिचौलियों को ख़त्म किया जा सकेगा। तो भाई डिजिटलाइजेशन मुझे अपनाना पड़ेगा। अगला, जॉब कार्ड का सत्यापन। सभी मौजूदा जॉब कार्डों का घर घर जाकर भौतिक सत्यापन करना। हर एक इंसान के घर जाकर के मैं टीम भेजूंगा और वहाँ जाकर के चेक किया जाएगा कि सच में भाई इनको ज़रूरत है या नहीं काम की, और जो लोग अपात्र है उनका कार्ड रद्द किया जाएगा ताकि धांधलाई ना हो सके। अगला, वित्तीय हेरा फेरी। फंड के उपयोग की फॉरेंसिक ऑडिट कराऊंगा और गबन की गई राशि, जितना भी पैसा इन लोगों ने गबन करे हैं उन सबको वसूली, भाई उन सब का वसूली करने का आदेश दूंगा। इनके पीछे पूरी पिक्चर लगा दूंगा। भूतिया कार्य, जियो टैगिंग और भवन पोर्टल का उपयोग कर कार्यों की वास्तविक उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी। अब ऐसी स्थिति से निपटने का दृष्टिकोण, अब देखो क्या दृष्टिकोण अपनाएंगे हम। रोकथाम, सुधार और दंड के त्रिकोणीय दृष्टिकोण का उपयोग करूंगा। रोकथाम, पहले तो रोकथाम करना है कि धांधलाई ना हो, दूसरा सुधार करूंगा और तीसरा दंड भी दूंगा जिन लोगों ने भाई गलती करे, ठीक है ना, जिन लोगों ने धांधलाई करे। सुधारात्मक, पिछले कुप्रबंधन को सुधारने के लिए एफआईआर दर्ज कराना, सीधे उनके नाम की एफआईआर करवाऊंगा और विभागीय जांच शुरू होगी भैया इन लोग की, कोई इसी को बख्शूंगा नहीं। दूसरा, निवारक, भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए विजिलेंस कमेटियों को सक्रिय करूंगा। एक ऐसी कमेटी बनाऊंगा जिसको पूरा फुल अधिकार दूंगा कि तुम जाकर के पूरा इसका देखरेख करो। नैतिक, अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए नैतिक कार्यशाला आयोजित करना, है ना, जितने भी कर्मचारी है, ताकि वो समझ सके कि उनकी लापरवाही से गरीबों को आधार छीन रहा है, तो उनकी क्लास भी लगाऊंगा। अब निष्कर्ष देखो यहाँ पर, इसका निष्कर्ष ये निकलेगा कि एक प्रशासक के रूप में मेरा उद्देश्य केवल प्रणाली को ठीक करना नहीं, बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि मनरेगा का जो लाभ है वो अंतिम छोर पर खड़े गरीब व्यक्ति तक भी पहुंच सके, पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ पहुंच सके, ठीक है ना। तो ये इसका सटीक यहाँ पर उत्तर है भाई, ठीक है ना। इस तरीके से हमको यहाँ पर सटीक उत्तर देना पड़ता है एक अधिकारी के रूप में, ठीक है। अब ये जो सवाल है ये GS4 के मुख्य 3 टॉपिक से जुड़ा हुआ है। इसका जो सिलेबस है ना, इसके 3 टॉपिक्स यहाँ पर जुड़े हुए हैं। पहला टॉपिक है लोक प्रशासन में सेवा मूल्य और नैतिकता। नैतिकता मतलब ईमानदारी, एथिक्स, ठीक है ना। टॉपिक क्या है इसका, स्थिति और समस्याएं, नैतिक चिंताएं, सरकारी संस्थानों में दुविधा है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको नैतिक दुविधा और, तो इस प्रकार से मतलब कि पूरा टॉपिक्स यहाँ पर हमारा कवर हुआ है, ठीक है भाई। तो इस तरीके से हमने आज एक केस स्टडी यहाँ पर हमने देखी, है ना। इस तरीके से भाई हम पूरा का पूरा हर एक क्वेश्चन का एक पर्टिकुलर सेपरेट वीडियो लेकर के आएंगे, ताकि हर एक क्वेश्चन का हम बारीकी से समझ सके, और समझने के बाद भाई इससे हमको एक आइडिया लगेगा कि यूपीएससी में पहले किस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं। तो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए।